हेलो स्टूडेंट्स। कल तक आपने हार्टमानिया पढ़ा, कंप्लीट हो चुका है। टाइप स्टडी कहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट स्टडी या उसके सारे जितने भी सिस्टम्स प्रेजेंट हैं उसकी होल स्टडी करने को हम टाइप स्टडी कहते हैं। आपके इस पेपर में दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी आपको कंप्लीट स्टडी करनी है। पहली हार्टमानिया जो हो चुकी है और दूसरी अब पाइसेस में है स्कॉल्यूडॉन की आपको कंप्लीट स्टडी करनी है। तो सबसे पहले किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो उसका कॉमन नेम क्या है ये समझते हैं। तो इसको कॉमनली शार्क भी कहते हैं एंड स्कॉल्यूडॉन को स्पेशली डॉग फिशेस भी कहा जाता है क्योंकि इनकी स्मेलिंग पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो सबसे पहले हम इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन और इसके क्लासिफिकेशन पे आते हैं। फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा एंड सुपर क्लास पाइसेस। देन क्लास कॉन्ड्रिक्थिस यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, बोनी नहीं है, सो दैट इज वाई कॉन्ड्रिक्थिस। एंड सब क्लास सिलाची एंड कॉन्ड्रिक्थिस को हम इलास्मोब्रैंक्स भी कहते हैं। देन ऑर्डर पे आ जाइए प्ल्यूरोट्रिमाटा। प्ल्यूरोट्रिमाटा का मतलब कि इनकी जो गिल ओपनिंग होती है दैट इज साइड ओपनिंग होती है ना, लेटरल साइड में। सो दैट इज वाई हम इसको प्ल्यूरोट्रिमाटा कहते हैं। एक और है ऑर्डर दूसरा हाइपोट्रिमाटा जिसमें कि कनेक्टिंग लिंक काइमेरा के बारे में आपको बताया वो आ जाता है। सो अब दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। पाइसेस जितनी भी होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं, ओके। यानी कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद से रेगुलेट ना करके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनका टेम्परेचर रेगुलेट होता है। एंड फिगर पे पहले आप आ जाइए कैसा दिखेगा स्कॉल्यूडॉन। आप देख लीजिए इसमें दो डॉर्सल फिन्स दिख रहे हैं ऊपर की तरफ को, ठीक है, और आगे का स्नाउट काफ़ी एनलार्ज्ड है और इसका माउथ जो है दैट इज वेंट्रल, नीचे की साइड को इसका माउथ है। साइड में आपको माउथ के जस्ट पीछे, आईज एंड माउथ के जस्ट पीछे आपको कुछ इस तरह से लाइनिंग्स दिख रही हैं, कट्स दिख रहे हैं। सो दोज आर द गिल क्लेफ्ट्स। गिल की ओपनिंग को हम गिल क्लेफ्ट्स बोलते हैं। तो इनमें 5 होते हैं। दो डॉर्सल फिन बता दिया। इसके अलावा आपको नीचे की तरफ वेंट्रल साइड में आपको पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन भी दिख रहा है। पेल्विक फिन में क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। एज सच जो इलास्मोब्रैंकाई वर्ड आया है वो एक खास करेक्टर है इन डॉग फिशेस में, दैट दे हैव 2 नॉस्ट्रल्स लैटरली सिचुएटेड। तो लेटरल साइड में इनके 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं, ओके। स्मेलिंग के बारे में आपको बता ही दिया है कि जैसे डॉग की स्मेलिंग पावर स्ट्रांग होती है वैसे इसकी, दैट इज वाई डॉग फिश भी कहते हैं। इलास्मोब्रैंक्स का एक और कैरेक्टर है, दे हैव 2 नॉस्ट्रल्स लैटरली सिचुएटेड, ओके। एंड गिल स्लिट्स इनकी लेटरल साइड में होती है। इसके अलावा आप बिल्कुल लास्ट में कॉर्डल फिन पे आइए। कॉर्डल फिन देखिए इर्रेगुलर है जिसको हम कहते हैं हेटेरोसर्कल टेल। हेटेरोसर्कल टेल मतलब कि अनइवन होना। अगर हम चाहें तो उसको इक्वली मिड रीजन से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ओके। दैट इज वाई दीज आर हेटेरोसर्कल टेल। जिनको हम डिवाइड कर पाते हैं और जो टिलियोस फिशेस होती हैं यानी कि ऑस्टिक्थिस में ज़्यादातर फिशेस सब कैसी होती है, होमो सर्कल उनका कॉर्डल फिन होता है। इनका एक्सोस्केलेटन जो है वो प्लेकॉइड स्केल जो कि डर्मिस से ओरिजिनेट होता है। प्लेकॉइड स्केल इनका एक्सोस्केलेटन होता है। शुरुआत हम हेड से करते हैं। इनका हेड ट्रायंगुलर ब्लंटली पॉइंटेड स्नाउट प्रेजेंट होता है। हेड रीजन में ही सबसे पहले नंबर पे माउथ आ जाएगा। माउथ इज क्रिसेंटिक। तो आप देखिए वेंट्रल साइड में इसका माउथ क्रिसेंटिक का मतलब अर्धचंद्राकार यू, ठीक है। क्रिसेंटिक ओपनिंग
मिड वेंट्रली नीचे की तरफ, मिडिल रीजन में, हेड के मिडिल रीजन में, वेंट्रल साइड में ओपन होता है. एंड 1 to 2 rows of sharp conical बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ. तो जब भी आपको स्कॉलियोडॉन कभी मिले ऐसे एज सच लैब में, आपको अगर इनकेस प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, दिखाया जाता है, तो आप उसके टीथ को देखोगे तो वो अंदर की ओर को बैकवर्डली डायरेक्टेड कर्व्ड फॉर्म में होता है, ताकि कोई भी प्रे आए तो वो प्रे उसके टीथ में फंस जाए. ठीक है, इसलिए दैट इज वाई द टीथ आर बैकवर्डली डायरेक्टेड है. एंड टू प्रिवेंट escape of the prey and not for mastication. चबाने के लिए नहीं होता है, जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ, उसी तरह से स्कॉलियोडॉन में ये टीथ जो होते हैं ये सिर्फ उसके जो शिकार है ना, जो फीडिंग आइटम है उसका, कोई भी एनिमल, स्मॉल फिश या जो भी, तो उसको एस्केप करने के लिए है. ठीक है, और उसको अच्छे से प्रिवेंट, बाहर निकलने ना पाए, उसके लिए होता है. देन आइज़ पे आ जाइए. हेड रीजन में ही माउथ के बाद आइज़ है. तो अ पेयर ऑफ आइज, प्रोमिनेंट राउंड आइज सिचुएटेड लैटरली in front of the mouth and with movable upper and lower eyelids. तो इनमें आइज में आईलिड्स प्रेजेंट होता है, जो कि अपर एंड लोअर दोनों ही मूवेबल होता है. एंड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज़ अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन. सो दे हैव निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दैट कैन बी ड्रॉन ओवर द आईज व्हेन नीडेड. जब ज़रूरत होती है, तो जैसे हम अपनी पलकें बंद कर लेते हैं, उस तरह से स्कॉलियोडॉन्स भी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के थ्रू अपनी आइज़ को कवर अप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. नाउ हेड रीजन में ही अब ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का क्या काम है, आप यहाँ पे इसका फिगर देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आई है. ओके, आई के साथ में आपको सेंटर में प्यूपिल नज़र आ रहा है. ओके, देन प्यूपिल के बाहर वाला हिस्सा क्या है? दैट इज़ द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. और सबसे ऊपर की साइड में अपर आईलिड है, एंड नीचे की साइड में एक्सट्रीम बिलो that is the lower eyelid. Okay, so nictitating membrane से अपने pupil को कवर कर लेते हैं जब भी ज़रूरत होती है. ओके, देन हेड रीजन का थर्ड पार्ट क्या है? मतलब हेड रीजन में माउथ बता दिया, आइज बता दिया. देन थर्ड वन इज स्पाइरकल. स्पाइरकल्स के बारे में हमने आपको क्लासिफिकेशन के टाइम पे भी बताया था. सो बिहाइंड द आइज आर प्रेजेंट in a pair and representing the reduced hyoidian gill slits. तो एक तरह से ये एक और अल्टरनेटिव हुआ गिल स्लिट का. तो जो काम गिल स्लिट कर रहा है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. गिल्स का काम क्या है? रेस्पिरेशन में हेल्प करना. तो जब स्कॉलियोडॉन बहुत ज़्यादा डीप सी में छुप के बैठा रहता है अपने शिकार को लेने के लिए या आराम करने के लिए, उस टाइम पे इसकी आईज के ठीक पीछे जो स्पाइरकल प्रेजेंट होता है वो इसे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. स्पाइरकल के बाद गिल क्लेफ्ट्स है. देयर आर 5 पेयर्स ऑफ ऑब्लिक क्लेफ्ट्स एट लेटरल जंक्शन. वो हमने फिगर में आपको दिखाई दिया था. देन नॉस्ट्रल्स, अ पेयर ऑफ oblique slit like opening of nostril present, and they have olfactory chambers, okay, which do not open in buccal cavity. तो इसकी नॉस्ट्रल की खासियत ये है कि जैसे हम लोग की नॉस्ट्रल, नोज अंदर की ओर को बक्कल कैविटी से कनेक्टेड होता है. ओके, सो यहाँ पर नॉस्ट्रल क्या है? बक्कल कैविटी से कनेक्टेड नहीं है. ये आपको ध्यान में रखना होगा. सो दे डू नॉट असिस्ट इन रेस्पिरेशन. ओके, सो नॉस्ट्रल्स का रेस्पिरेशन में कोई हेल्प नहीं होता है, सिर्फ ऑल्फैक्टरी ऑर्गन के रूप में है, यानी कि स्मेल के लिए. सो इसकी स्मेलिंग पावर हमने आपको बताया. डॉग फिश क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके नॉस्ट्रल्स
या ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं. देन नेक्स्ट है एम्पुलरी पोर्स. अब ये एम्पुलरी पोर्स क्या हैं? द डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ द हेड, यानी कि स्कॉलियोडॉन का डॉर्सल सरफेस ये नोज यानी कि स्नाउट जो है उसके आसपास का हुआ, और वेंट्रल यानी कि इसका जो माउथ जहाँ पर है क्रिसेंटिक माउथ उस साइड में हुआ. ठीक है. सो एम्पुलरी पोर्स प्रेजेंट होते हैं पूरे में, यहाँ पे डॉट 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 इतने हिस्से में है ना. जैसे डॉग को आप देखते हो तो उसके हेयर्स नज़र आते हैं ना, उस तरह से यहाँ पर एम्पुलरी पोर्स प्रेजेंट होते हैं. सो द डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ द हेड and its snout bear numerous minute pores known as ampullae of Lorenzini open to the exterior. तो जब हम सेंस ऑर्गन्स आपको पढ़ाएंगे उस टाइम पे हम एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी का कंप्लीट स्ट्रक्चर किस तरह का है वो आपको बताएंगे. लेकिन प्लेस, अभी उसकी सिचुएशन आपको मतलब प्लेसमेंट पता होना चाहिए कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है. सो पूरे स्नाउट वाले रीजन में डॉर्सल एंड वेंट्रल नीचे की ओर को ये ढेर सारे पोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. एम्पुलरी ऑर्गन, एम्पुलरी पोर्स और एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी. लॉरेंजिनी ने इसको इन्वेंट किया था, दैट इज वाई एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट ट्रंक. सो ट्रंक रीजन मतलब हेड रीजन हो गया, हेड के बाद ट्रंक रीजन. ट्रंक रीजन में आपने देखा होगा जब मैंने स्टार्टिंग में फिगर दिखाया, देर आर 2 मीडियन फिन्स, यानी कि डॉर्सल फिन 2 होंगे और एकदम सेंटर में मिड रीजन में प्रेजेंट होंगे डॉर्सली, एंड एन एनल फिन यानी कि वेंट्रल साइड में बिल्कुल उसी तरह से जैसे डॉर्सल मीडियन रीजन डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, उसी तरह से नीचे की ओर को वेंट्रल साइड में एनल फिन प्रेजेंट होता है. इसके अलावा पेयर्ड फिन्स और भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज पेक्टोरल एंड पेल्विक. ठीक है. सो ये पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमारे ये लिम्स हैं है ना, तो ये पेक्टोरल गर्डल से कनेक्टेड है हम लोगों का फोर लिम्ब. उसी तरह से ये पेयर्ड फिन में पेक्टोरल फिन जो है वो पेयर्ड फॉर्म में होता है थोरैसिक रीजन में, ट्रंक रीजन में. और दूसरा पेल्विक गर्डल नीचे की तरफ जो है हमारा वो भी इसके ट्रंक रीजन में प्रेजेंट होगा, एंड दैट में भी स्मॉलर. पेल्विक फिन पेक्टोरल के कंपैरिजन में छोटा होता है. और एक और ख़ास बात है इसके पेल्विक फिन की कि मेल्स में इनकी पेल्विक फिन में क्या प्रेजेंट होता है? क्लैस्पर. अ पेयर ऑफ क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज फॉर कॉपुलेशन. ओके. सो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक को मतलब ये जो प्रेजेंट है आपका क्लैस्पर उसको हम बोलेंगे मिक्सीटेराइगिया. ये वर्ड आता है कि मेल्स में क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके. देन टेल पे आते हैं ट्रंक के बाद. A caudal fin having a small dorsal lobe or apicaudal lobe. Okay, so इस तरह से caudal fin कैसा हुआ? हेटेरो सर्कल हुआ, क्योंकि लोब्स जो इसके हैं वो दोनों की साइज अलग है. ओके. सो एक छोटा है तो एक बड़ा है ना. लार्ज जो होगा लोब वो वेंट्रल साइड में होगा, एंड दैट लोब में बी हाइपोकॉडल. तो एक हो गया एपीकॉडल छोटा वाला, और जो कि डॉर्सल साइड में होगा, और वेंट्रल साइड में हाइपोकॉडल, और वो कैसा होगा? लार्ज होगा वेंट्रल साइड वाला. ओके. सो देयरफॉर टेल इज नोन एज हेटेरो सर्कल. अब हम आते हैं स्किन पे. हमने जैसा कि बताया शुरू में ही कि स्किन इसकी जो है पूरा सैंड पेपर जैसे स्मॉल माइन्यूट, इसमें छोटे छोटे बिल्कुल प्लेकॉइड स्केल्स जिसकी ओरिजिन जो है वो डर्मल होती है, डर्मिस से ओरिजिनेट करते हैं. एंड इसका जो बेसल प्लेट होता है वो बोनी होता है, मतलब प्लेकॉइड स्केल का जो बेसल प्लेट होता है. तो आप देख लीजिए प्लेकॉइड स्केल का फिगर. स्किन यानी कि इंटेगुमेंट, और इसमें स्किन में किस तरह से प्लेकॉइड स्केल प्रेजेंट है. तो आप देखिए ऊपर की 2 लाइंस जो हैं वो आपको एपिडर्मिस की दिख रही है, और बाकी नीचे का ब्रॉड रीजन जो है दैट इज़ द डर्मिस. तो साइड में आप राइट साइड की लेबलिंग पे ध्यान दीजिए, एपिडर्मिस है ना,
एंड देन डर्मिस, है ना। तो आप देखिए डर्मल रीजन से पूरा ऊपर की ओर को एपिडर्मिस को भी क्रॉस कर जा रहा है उसका स्पाइन या डेंटाइन जो है, स्पाइन और डेंटाइन वो बाहर की ओर को निकला हुआ सा हुक लाइक होता है ना। दैट इज़ वाई जब हम स्कॉलियोडॉन को टच करते हैं तो बिल्कुल सैंड पेपर बहुत पास पास होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स, और सैंड पेपर जैसा इफेक्ट आता है, तो एकदम रफ फीलिंग आती है इसको टच करने से। इसके अलावा क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं डर्मल रीजन में, और बेसल प्लेट जो है वो आप देखिए उसके सेंटर में, जैसे हमारे टीथ में पल्प प्रेजेंट होता है वैसे ही इसमें पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है। सो एक प्लेकॉइड स्केल देखिए कैसा दिखता है, ये तो हमने स्किन के साथ में दिखा दिया कि कैसा है। ओरिजिनली अगर हम प्लेकॉइड स्केल को प्लकिंग कर दें, निकाल दें, तो निकाल के हम देखेंगे आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे प्लेकॉइड स्केल की स्लाइड बनाने को भी मिलेगी, उस वक्त भी आप देख सकते हो। तो इसी तरह के छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स आपको कई सारे दिखेंगे। सो उसको आपको डिहाइड्रेशन यानी कि स्लाइड की माउंटिंग करनी होती है। ओके, तो ये प्लेकॉइड स्केल का फिगर आप देख रहे हो। इसके ऊपर की साइड में स्पाइंस प्रेजेंट हैं, है ना, एंड उसके अलावा नीचे की तरफ में ओपनिंग ऑफ पल्प कैविटी, है ना, जो बेसल रीजन है स्केल का। सो ये जनरल हो गया आपका स्कॉलियोडॉन की मॉर्फोलॉजी हो गई। अभी हम नेक्स्ट आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। पहला सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं। सो पहले आप समझ लीजिए कि कैसा होता है। अगर हम इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करें तो मेनली आपको इसमें जैसे हार्डमानिया में बताया था उसी तरह से आपको डिस्क्राइब करना होगा, पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल डिस्क्राइब करना होगा। उसके अलावा इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बताना होगा, एंड देन उसके बाद डाइजेशन किस तरह से हो रहा है, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ओके, और इसका फीडिंग हैबिट क्या है, ये सारे, तो कार्निवोरस है ये। ओके, तो बहुत ये एक्टिव प्रेडेटर होता है। ठीक, तो आप देखिए इसके माउथ पर ध्यान दीजिए कि वेंट्रल साइड में, ये पूरा वेंट्रल साइड से आपको स्कॉलियोडॉन को दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसका वेंट्रल माउथ है क्रिसेंटिक, यानी कि अर्धचंद्राकार, इस तरह से माउथ आपको दिख रहा है। देन उसके अलावा आपको पिट ऑफ स्पायरकल नज़र आ रहे हैं, है ना, स्पायरकल वेंट्रल साइड में जो उधर की तरफ दिख रहा था, और इधर की तरफ भी आपको स्पायरकल्स नज़र आ रहे हैं, मतलब आईज के पीछे हमने बताया था। तो नॉस्ट्रल्स भी नज़र आ रहे हैं, एंड आपको इसके अलावा 1 to 5 इंटरनल गिल पाउचेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपके स्पायरकल एंड गिल पाउचेस, रेस्पिरेशन के टाइम पे आपको ध्यान देना होगा इनके बारे में। सो फिलहाल एलिमेंट्री कैनाल की बात अगर हम करें तो माउथ के बाद आप देखिए फैरिंग्स। ठीक है, फैरिंग्स कितना ब्रॉड रीजन है ना, काफ़ी अच्छे से ब्रॉड एरिया है फैरिंग्स का। देन फैरिंग्स के बाद आप ईसोफेगस पे आ जाइए, और इनलार्ज कर देती हूँ मैं, नहीं हो रहा। ओके, फैरिंग्स आपको दिख रहा है। देन उसके बाद ईसोफेजियल एरिया, तो ईसोफेगस की कैपेसिटी ऐसी होती है, उसकी वॉल ऐसी होती है कि काफ़ी स्ट्रेच हो जाती है, स्ट्रेचेबल होती है, और ऐसा दिख भी रहा है। ठीक है, और इसके अलावा उसमें एक वॉल्व आपको नज़र आ रहा होगा, ईसोफेजियल वॉल्व। ठीक है, तो ये प्रे को जब अंदर एंटर कर जाए उसके बाद ये बाहर ना जाने पाए, उसके लिए ये वॉल्व प्रेजेंट होता है। देन नीचे की तरफ आप देखिए पूरा का पूरा जो एरिया है दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन का एरिया है। ठीक है, सो ये कार्डियक स्टमक में म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो स्टमक में एक तो कार्डियक स्टमक हो जाएगा और दूसरा पाइलोरिक स्टमक हो जाएगा। ठीक, तो आप देखिए ये कार्डियक स्टमक ऊपर वाला हिस्सा, देन पाइलोरिक स्टमक जो है वो आपका थोड़ा सा एंगुलर फॉर्म में है। ओके, देन बाइल डक्ट्स भी वहीं प्रेजेंट है। गॉल ब्लैडर आप देखिए, गॉल ब्लैडर ये आपका कार्डियक स्टमक के ठीक पीछे आपको गॉल ब्लैडर नज़र आ रहा है। इसके अलावा लीवर की साइज़ देखिए कितनी बड़ी है, ये ग्लैंड में आ जाएगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड में लिवर आ जाएगा। एंड इसके अलावा आप देखिए इंटेस्टाइन पे आ जाइए उसके बाद, है ना, बाइल डक्ट के बाद नीचे की तरफ
आप देखिए इंटेस्टाइन कंटिन्यू कर रहा है। तो ये इंटेस्टाइन बिल्कुल जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ना, उस तरह से ट्विस्टेड फॉर्म में होता है इंटेस्टाइन इसका। इंटेस्टाइन का और डिटेल में इस फिगर आपको टीएस और एलएस दोनों हम बताएंगे कि किस तरह का होता है। वाकई में स्पाइरल वो होता है, जैसे हमने कपड़े को निचोड़ा हमने बताया ना, उस तरह से अंदर से इसकी जो वॉल होती है इंटेस्टाइन की वो स्पाइरल होती है। ओके, लास्ट में रेक्टल ग्लैंड प्रेजेंट है ना, रेक्टम के पास में। और फाइनली आप देखिए कि इसमें क्लोएका प्रेजेंट होता है। तो क्लोएका के थ्रू ही, क्लोएका एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा आप बॉक्स कह लो या ओपनिंग कह लो, जहाँ पर कई सारे और दूसरे ऑर्गन्स की या सिस्टम्स की ओपनिंग होती है। तो आप देखिए क्लोएका में ओपनिंग ऑफ रेक्टम और एनस, देन उसके अलावा ओपनिंग ऑफ यूट्रस की भी ओपनिंग है यहीं क्लोएका में, एंड इसके अलावा आप देखिए ओपनिंग ऑफ रेक्टल ग्लैंड। तो ये सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं यहाँ पर क्लोइकल रीजन में। तो अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कॉलियोडॉन में पहले नंबर पे आप एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताओगे, दूसरे नंबर पे कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं स्कॉलियोडॉन में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उनके बारे में बताना होगा, एंड थर्ड नंबर पे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ओके, सो किस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है इसका फूड। तो अभी आप डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल एसी और एलिमेंट्री कैनाल को डिस्क्राइब करोगे, जिसमें पहले नंबर पे माउथ आ जाएगा। माउथ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है स्टार्टिंग में ही। देन बक्कल कैविटी आएगी, माउथ के जस्ट पीछे बक्कल कैविटी होगी। और आप याद रखिए जैसे हमारी बक्कल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, यहाँ इनकी बक्कल कैविटी में देयर इज़ नो एनी ग्लैंड। तो बक्कल कैविटी में है क्या, टीथ प्रेजेंट है, होमोडॉन्ट टीथ है जो कि ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा पॉलीफियोडॉन्ट, तो दो तरह के इनमें टीथ भी प्रेजेंट होते हैं। देन माउथ के बाद फेरेंजियल रीजन आ जाएगा। फेरिंग्स की जो साइड वॉल्स होती हैं उनमें 5 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा 1 पेयर ऑफ स्पायरिकल की ओपनिंग प्रेजेंट होगी, एंड प्लेकॉइड स्केल एंड डर्मल डर्मल डेंटिकल्स, ये सब भी फेरेंजियल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद ईसोफेगस पे हम आएंगे। तो ईसोफेगस इज शॉर्ट, थिक एंड रेज्ड इनटू लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स। ओके, सो हमने आपको बताया था कि इसकी वॉल लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स, बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये फोल्ड्स किस तरह के होंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन के होंगे। ओके, देन उसके बाद हम स्टमक पे आ जाएंगे। ईसोफेगस के बाद स्टमक। स्टमक कैसा है, जे शेप्ड है। ओके, सो आपने देखा था ऐसे था एंड इस तरह से जे शेप में था। सो कार्डियक स्टमक जो कि प्रॉक्सिमली प्रेजेंट होगा। प्रॉक्सिमली का मतलब जस्ट ईसोफेगस के बाद वाला जो स्टमक का रीजन होगा, दैट में बी कार्डियक स्टमक जो कि लॉन्ग है, लंबा है ज़्यादा इन कंपैरिजन टू पाइलोरिक स्टमक की। एंड उसके बाद पाइलोरिक स्टमक जो है वो डिस्टल है, यानी कि बाद वाला हिस्सा है। कार्डियक के बाद वाला हिस्सा शॉर्टर होता है और डिस्टली होता है ना। इसके अलावा आपका स्टमक एंड इनटू अ ब्लाइंड सैक। स्टमक लास्ट में एक ब्लाइंड सैक के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट रीज़न इसका जो पाइलोरिक स्टमक होता है वो दे में लीड्स टू बर्सा एंटियाना दैट कंटिन्यूज टू इंटेस्टाइन। ठीक है, सो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि पाइलोरिक स्टमक इंटेस्टाइन में कंटिन्यू करेगा। सो नेक्स्ट आपका स्टमक के बाद वाला हिस्सा क्या आ जाएगा, इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में देर इज नो ड्यूडेनम एंड जेजुनम। ठीक है,
ये सारी चीज़ें इसकी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं होती है। तो पहले आप इसका थोड़ा सा आप देख लो कि इंटेस्टाइन किस तरह का दिखता है। इंटेस्टाइन की जो स्क्रोल वॉल्व है उसको हम कैसे, दोनों टीएस और एलएस दोनों तरह से रिप्रेजेंट किए हैं। ओके, तो आप देख लीजिए कि लेफ्ट साइड की जो लेबलिंग है दैट इज़ ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। उस इंटेस्टाइन के अंदर आप देखिए, मतलब वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन है, उसके अंदर ल्यूमन है और उस ल्यूमन के अंदर में आपको क्या दिख रहा है, इंट्रा इंटेस्टाइनल आर्टरीज, और उसके बाहर की तरफ में स्क्रोल्ड फॉर्म में, मतलब जो पूरी उसकी वॉल है वो ऐसे ऐसे स्पाइरली स्क्रोल्ड है। तो स्क्रोल्ड वॉल का अगर हम कट करेंगे टीएस तो बिल्कुल इस तरह से आपको सर्कुलर फॉर्म में नज़र आएगा। लेकिन अगर इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यानी कि एलएस, टीएस मीन्स ट्रांसफर सेक्शन, तो अगर ये फिंगर है, ठीक है, इस फिंगर को अगर हम इस तरह से कट करते हैं दैट इज़ द ट्रांसफर सेक्शन। लेकिन इस फिंगर को अगर हम इस तरह से लंबे में लॉन्गिट्यूडिनली अगर इस तरह से कट करेंगे तो इस तरह का आपको इसकी स्क्रोल वॉल्व की अलग अलग प्लेट्स नज़र आएंगी। ओके, सो इंटेस्टाइन के बारे में अभी हो गया। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी इंटेस्टाइन का एक और हिस्सा है जिसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, दिस वन। ओके, सो आप देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, नो ड्यूडेनम एंड जेजुनम एंड इंटेस्टाइन में ओपन इनटू रेक्टम। डायरेक्ट इंटेस्टाइन के बाद वाला हिस्सा क्या होगा, रेक्टम का होगा। ठीक है, सो इंटरनल सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन इज greatly increased by the presence of longitudinal folds. Okay, and इस folds को हम क्या बोलेंगे, scroll wall बोलेंगे। and these are anti-clockwise spiral and these spirals have 2.5 times, मतलब 2 बार पूरा कंप्लीट और एक आधा। ठीक, तो आपको इस फिगर में भी, यहाँ वाले फिगर में आपको ऊपर वाला जो फिगर दिखाया था उसमें इस तरह का दिख रहा था, यहाँ पे भी आपको ये स्क्रोल वॉल दिख रहा है दूसरा। ये पूरा का पूरा अगर हम स्कॉलियोडॉन को कट करेंगे, टीएस ऑफ स्कॉलियोडॉन है, ठीक है, तो उसके अंदर में आपको इंटेस्टाइन नज़र आ रहा है। और इंटेस्टाइन देखिए, इंटेस्टाइन के ऊपर आपको डॉर्सल एओर्टा, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ये सब दिख, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्कॉलियोडॉन को कट किया गया है ट्रांसफर सेक्शन, ये देखने के लिए कि उसकी इंटेस्टाइन की पोजीशन क्या है, किस तरह का दिखता है। तो यहाँ पर आपको ये स्क्रोल वॉल क्लियरली 1, 2.5 स्क्रोल नज़र आ रहा है। चलिए, अब इंटेस्टाइन के बाद आप देखिए, हाँ, इसके अलावा इसका जो स्क्रोल वॉल्व है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो इट इंक्रीज द एब्सॉर्प्टिव सरफेस एंड ऑल्सो चेक्स द रैपिड पैसेज ऑफ फूड थ्रू इंटेस्टाइन। ओके, सो इसके बाद इंटेस्टाइन के बाद हम रेक्टम पे आते हैं। रेक्टम ओपन्स इनटू क्लोएका एंड रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ रेक्टल ग्लैंड। ओके, अब नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में आप देख रहे हो कि लिवर है, पैंक्रियास है, स्प्लीन है एंड सीकल और रेक्टल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद आज का टाइम कंप्लीट हो चुका है, इतना ही आज के लिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का बाकी का हिस्सा हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।